हेलो बच्चों, तो आज हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाला चैप्टर। तो सबसे पहले जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। तो बायो मतलब क्या होता है? लाइफ। बायो मतलब लाइफ, टेक्नोलॉजी मतलब हमारी जो टेक्निक्स हो गई, मतलब बायो से रिलेटेड जो टेक्निक्स होती हैं वही हमारी बायोटेक्नोलॉजी है। या जिस टेक्नोलॉजी से हम बायो का अध्ययन करते हैं, मतलब लाइफ का अध्ययन करते हैं, वही हमारा बायोटेक्नोलॉजी हो जाता है। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स के डीएनए या जीन में चेंज करके उनके फिनोटाइप को चेंज किया जाता है और अनेकों नए नए प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। तो देखिए क्या था, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस होती है, दिस इज अ प्रोसेस इन विच हम क्या करते हैं, डीएनए में या जीन में चेंज करते हैं और उसके फिनोटाइप को भी क्या करते हैं, चेंज करते हैं तथा अनेक नए नए प्रोडक्ट्स को बनाते हैं जिससे हमारी मेडिसिन हो जाती हैं। ठीक है ना। अब देखिए, डिफिनेशन बाय यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मतलब यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनेशन क्या है? तो द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स सेल्स पार्ट्स एंड देयर मालिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो क्या है? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। किसका इंटीग्रेशन? नेचुरल साइंस का और ऑर्गेनिजम्स का, सेल्स का, और पार्ट्स ऑफ देयर मालिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। किसके लिए? प्रोडक्ट्स के लिए और सर्विसेज के लिए, मतलब यूजेज के लिए। देखिए, दो प्रिंसिपल है, एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक होता है केमिकल इंजीनियरिंग। सबसे पहले देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है। तो यह एक ऐसी टेक्निक होते हैं जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं, चेंज किया जाता है या करते हैं। तो यह एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक केमिस्ट्री में चेंज करते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में उस जीन को ट्रांसफर करते हैं। अब केमिकल इंजीनियरिंग क्या होती है? तो केमिकल इंजीनियरिंग एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या किया जाता है, केमिकल्स या माइक्रोब्स के द्वारा अनेक प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, अनेकों केमिकल्स के अनेक प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। जैसे हमारी एंटीबायोटिक्स हो जाती हैं, एंजाइम्स हो जाती हैं और वैक्सीन्स हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स और वैक्सीन्स हो जाती हैं। अब देखिए, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। यहाँ पे सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल क्या होते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल मतलब हम लोग क्या करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में कि एक ऑर्गेनिज्म से एक डीएनए निकालते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से निकालते हैं और उन दोनों को जोड़ देते हैं, और उन जो जोड़ के बनाया गया है वही चीज़ हमारा क्या हो जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो जाता है। अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करते हैं कि होस्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। किसमें? होस्ट सेल में ट्रांसफर कर देते हैं और उसका वहाँ पे क्या किया जाता है कि रेप्लिकेशन कराया जाता है, बहुत सारा कॉपी नंबर बनाया जाता है। उसके बाद जब कॉपी नंबर बन जाता है तो उसे निकाल दिया जाता है और कमर्शियलाइजेशन का मतलब भेज दिया जाता है कंपनियों में, चाहे किसी चीज़ के बनाने के लिए भेज दिया जाता है। तो देखिए, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने बनाया था। किसने बनाया था? स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने बनाया था। कितने में? 1972 में। तो 1972 में कोहेन और बॉयर ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया था। उन्होंने किस वेक्टर का यूज किया था? प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफिमेरियम, यानी जो साल्मोनेला टाइफिमेरियम बैक्टीरिया होता है उसका प्लाज्मिड का यूज किया था, उसके प्लाज्मिड का यूज किया था। प्लाज्मिड क्या होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। क्या होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। आगे देखेंगे हम लोग प्लाज्मिड के बारे में अच्छे से, ठीक है ना। और हास्ट क्या होता है? ई कोलाई होता है। अभी आपको हमने बताया कि क्या कि एक बैक्टीरिया से डीएनए को निकाल देंगे, चाहे एक ऑर्गेनिज्म से, दूसरे मतलब बैक्टीरिया से क्या करेंगे कि प्लाज्मिड को निकालेंगे। अब उस निकले हुए डीएनए को, मान लो इतना छोटा डीएनए निकला, उस डीएनए को क्या करेंगे कि इस प्लाज्मिड के साथ यहाँ पे ले जाके जोड़ देंगे, जिससे हमारा जो मॉलिक्यूल बन के तैयार हो वही हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो जाता है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या किया जाता है कि होस्ट सेल में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है तथा वहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा उसका रिप्लिकेशन कराया जाता है या कॉपी नंबर को बनाया जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है। स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने सबसे पहले क्या किया था कि एक बैक्टीरिया से जीन निकाला और उसे वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ दिया। वो वेक्टर कौन था? हमारा प्लाज्मिड था। वेक्टर डीएनए कौन था? प्लाज्मिड था। तो स्टैनले कोहेन और बॉयर ने क्या किया था कि सबसे पहले बैक्टीरिया से जीन को निकाला था और वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ दिया था। यह वेक्टर डीएनए साल्मोनेला टाइफिमेरियम का डीएनए था, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। और अब हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है। अब उस जो जीन को निकाला था उसको और प्लाज्मिड को एक साथ जोड़ दिया था, जिससे क्या बने? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इसको इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया जो कि हास्ट होता है, ई कोलाई हास्ट के बॉडी में डाल दिया, जिससे वहाँ पर वो अपने रेप्लिकेशन किया और बहुत सारा कॉपी नंबर बनाया। रेप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। जो वहाँ पे रेप्लिकेशन कर रहा है, कॉपी नंबर बना रहा है, वहाँ पे क्या होती है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमराइजेशन कर रहा है, उसका मतलब बहुत सारा कॉपी नंबर बनाए, वही तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लोनिंग बोलते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोनिंग। देखिए, मान लीजिए हमको क्या करना है, प्लाज्मिड निकालना है और डीएनए निकालना है। दो चीज़ हमको निकालना है अलग अलग जीव से, अलग अलग एनिमल से हमको क्या निकालना है? एक प्लाज्मिड निकालना है और एक हमारा जीन निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको सेल को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा।
सेल को तोड़ना पड़ेगा। अब सेल के अंदर तोड़ेंगे तो आगे अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा। अब उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, हमारा जीन होगा या डीएनए होगा, ठीक है ना, जीन होगा या डीएनए होगा। तो देखिए सबसे पहले यदि मान लीजिए कि यह सेल किसी भी प्रकार का हो सकता है, बैक्टीरिया का भी हो सकता है, मान लीजिए फंजाई के सेल को भी तोड़ना पड़े, प्लांट के सेल को भी तोड़ना पड़े, किसी के भी सेल हो सकता है। देखिए यदि बैक्टीरिया का है तो उसको हम लाइसोजाइम से तोड़ेंगे, किससे, लाइसोजाइम से। यदि वही फंगस का है तो उसको हम काइटिनेज से तोड़ेंगे। देखिए जो फंगस का सेल वाल होता है वो काइटिन से बना होता है, किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, इसलिए हम काइटिनेज एंजाइम का यूज करते हैं, ठीक है ना। और प्लांट का किससे बना होता है, सेलुलोज से, इसीलिए इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सेलुलेज का उपयोग करते हैं। किसी को भी तोड़ना हो तो वहाँ पे एज लगा दीजिए लास्ट में, ठीक है ना, तो उसको तोड़ने वाली एंजाइम बन जाएगा। अब देखिए मान लीजिए यहाँ से अब तोड़ दिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, डीएनए को निकालेंगे बाहर। डीएनए को हम लोग बाहर निकाल लिए। अब जब डीएनए को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा कि वो पूरा प्योर नहीं होगा, क्या होगा, प्योर नहीं होगा या शुद्ध नहीं होगा। उसके साथ साथ हमारा आरएनए भी होगा, प्रोटीन भी होगा और लिपिड्स भी होंगे। तो उसको क्या करना है कि हमको भाई केवल हमको डीएनए चाहिए, प्रोटीन नहीं चाहिए, नहीं हमें आरएनए चाहिए, नहीं हमें लिपिड चाहिए। तो हमको केवल क्या चाहिए, एकदम शुद्ध, एकदम शुद्ध, एकदम मतलब प्योर हमको डीएनए चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे कि राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम डालेंगे उसको ऊपर। यदि राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम डालेंगे जिसकी वजह से उस डीएनए के साथ जो आरएनए होगा वो क्या होगा, डाइजेस्ट होकर खत्म हो जाएगा। मान लीजिए उसके साथ यदि प्रोटीन हुआ तो प्रोटीन के लिए हम प्रोटीएज एंजाइम डाल देंगे। उसके साथ जो प्रोटीन हो, उसके पास जो प्रोटीन होगा, चाहे डीएनए के ऊपर जो प्रोटीन होगा वो पच के खत्म है, डाइजेस्ट होकर खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, लाइपेज डाल देंगे, जिससे वो डीएनए के ऊपर यदि लाइपेज हो गया, लिपिड्स होंगे तो उसे क्या करेगा, लाइपेज डाइजेस्ट करके उनको खत्म कर देगा, जिससे हमको शुद्ध क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा। शुद्ध क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा या जीन ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए इधर सॉरी आते हैं। देखिए दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को जोड़ने से रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होता है। तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को, किसको, के डीएनए को, दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को जोड़ने से क्या बनता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होता है। अब देखिए टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हमको किस किस टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। उसको मान लो जो कि सलवाल को तोड़ना है तो उसके लिए एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ेगी। अब उसके अंदर से हमको क्या निकालना है, डीएनए निकालना है, तो उसके लिए भी कुछ किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगा। अब डीएनए को निकालेंगे तो काटेंगे, उसके लिए भी कुछ आवश्यकता पड़ेगा। प्लाज्मिड को निकालेंगे और उसके बाद प्लाज्मिड को भी काटेंगे तो उसके लिए भी किसी एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी। अब क्या करेंगे, इस डीएनए को और उस प्लाज्मिड को एक साथ जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए भी किसी एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखते हैं क्या क्या आवश्यकताएं पड़ती हैं, चाहे टूल्स क्या क्या होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए में। तो पहले एंजाइम्स होती हैं जो कि क्लीवेज एंजाइम होती है। कौन होती है, क्लीवेज एंजाइम। तो उसमें एक एक्सोन्यूक्लियेज होता है, एक नॉर्मल इंडोन्यूक्लियेज और रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। तो क्लीवेज एंजाइम में कौन होता है, तीन होती हैं, एक एक्सोन्यूक्लियेज, एक नॉर्मल इंडोन्यूक्लियेज और एक होता है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। दूसरा होते हैं हमारे क्लोनिंग वेक्टर। कौन होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग मतलब गाड़ी। जैसे क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, प्लाज्मिड के साथ जोड़ के उसको किसी सेल में भेज रहे हैं ना। जैसे आपको किसी जगह पे जाना है तो क्या करेंगे, आप ओला करेंगे, चाहे किसी भी चीज़ को बुक करेंगे ना, तो वो चीज़ वहाँ पे वेक्टर का काम कर रहा है, मतलब उस चीज़ को ले जाने का काम कर रहा है। तो उसीलिए क्लोनिंग वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे क्लोनिंग वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है ना, जो कैरियर होते हैं। जैसे वो क्लोनिंग वेक्टर कौन कौन हो सकते हैं, प्लाज्मिड हो जाता है हमारा, कौन होता है, प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड हो जाता है, बैक्टीरियोफेज हो जाता है, यैक हो जाता है और बैक हो जाता है। यैक का यहाँ फुल फॉर्म है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्या, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और यहाँ पे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो क्लोनिंग वेक्टर ये हो जाते हैं। कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स की भी आवश्यकता पड़ती है, अभी हम लोगों ने पीछे देख ही लिया है। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, प्रोटीन को पचाने के लिए, किस चीज़ का, प्रोटीएज का। प्रोटीन को पचाने के लिए प्रोटीएज हो गया, यदि आरएनए तो वहाँ पे राइबोन्यूक्लियेज हो जाएगा, यदि लिपिड है तो वहाँ पे लाइपेज हो जाएगा। अब देखिए अदर थिंग्स, कुछ हम और चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। जैसे हमारा केमिकल्स की आवश्यकता पड़ती है, जैसे चिल्ड इथेनॉल। मान लीजिए हम डीएनए को निकाले तो डीएनए क्या होगा, स्टैंड होगा कि नहीं, मतलब एक दूसरे से उलझा हुआ होगा। अब उसको क्या करना, हमको सीधा करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसको हम चिल्ड इथेनॉल में डाल देंगे। किसमें, चिल्ड इथेनॉल में डाल दें, ताकि वो जो स्टैंड है उसका जो एक दूसरे से उलझा हुआ है वो क्या हो सके, एकदम सीधा हो सके, एकदम क्या हो सके, सीधा हो सके, हमें दो स्टैंड मिल सके। ये जो डीएनए है ऐसे ऐसे था, तो इसको क्या करना है, सीधा करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि चिल्ड इथेनॉल का यूज करते हैं। अब एक होता है इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड का यूज करते हैं। एक होता है बायोलिस्टिक टेक्निक या पार्टिकल बम्बार्डमेंट बोलते हैं, या जीन गन मेथड भी बोलते हैं। और एक होता है माइक्रो इंजेक्शन। शायद माइक्रो इंजेक्शन का यूज हम एनिमल्स के लिए करते हैं, तथा बायोलिस्टिक टेक्निक या जीन गन मेथड का हम प्लांट्स के लिए करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्लीवेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम जो हम क्लीवेज एंजाइम पढ़े थे ना, तो क्लीवेज एंजाइम।
तो क्लीवेज एंजाइम में देखिए, क्लीवेज मतलब लाइसिंग, क्लीवेज एंजाइम में कौन सी एंजाइम होती है, लाइसिंग एंजाइम होती है, जो कि जो कोई भी जो हमारा जीव होगा उसके डीएनए, उसके मतलब सेल वाल को तोड़ने का काम करेगा। भाई जो हमारा डीएनए है, बार बार आपको हम बोल रहे हैं कि डीएनए जो होता है वो कहाँ पे होता है, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होता है वो। तो सबसे पहले हमको सेल वाल को तोड़ना है, तो उसके लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्लीवेज एंजाइम की, यानी लाइसिंग एंजाइम्स की। तो ये डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के साथ साथ सेल वाल को भी तोड़ने में मदद करते हैं। जो क्लीवेज एंजाइम रहेगा वो किस में मदद करेगा, डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में, और जो लाइसिंग एंजाइम होगा वो किसमें, सेल वाल को भी तोड़ने में मदद करेगा। जो हमारा क्लीवेज एंजाइम होगा वो डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करेगा। और जो लाइसिंग, अच्छा एक आप लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले में पढ़ा होगा, मेल वाले में, कि जो स्पर्म होता है उसके अगले सिरे पे जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम के पास क्या होता है, लाइसिन पाया जाता है। क्या होता है, लाइसिन पाया जाता है। लाइसिन पाया जाता है ना, जो कि पेनिट्रेशन के समय क्या करेगा, ओवम को पेनिट्रेट करेगा और उसके अंदर घुस जाएगा। तो वहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं कि लाइसिंग एंजाइम मतलब क्या हो जाएगा, कि तोड़ने वाला, जो कि सेल वाल को तोड़े। तो लाइसिंग एंजाइम क्या करता है, कि सेल वाल को भी तोड़ने में मदद करता है। अब देखिए इसमें कौन कौन से एंजाइम आ जाते हैं, हमारा लाइसोजाइम आ जाएगा बैक्टीरियल सेल वाल को तोड़ने के लिए। फंजाई का यदि सेल वाल है तो उसके लिए काइटिनेज का यूज करेंगे, यदि प्लांट का सेल वाल है तो उसको सेलुलोज के लिए, उसके लिए हम यूज करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, तो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए क्लीवेज एंजाइम, तो हम लोगों ने पहले लाइसिंग एंजाइम देख लिया, अब क्लीवेज एंजाइम। क्लीवेज एंजाइम 3 हो जाती है हमारी, इक्जोन्यूक्लियज, नॉर्मल इंडोन्यूक्लियज और रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियज। देखिए इक्जोन्यूक्लियज, इक्जो मतलब बाहर, इक्जो मतलब बाहर, मतलब ये क्या करेगा, टर्मिनल से या बाहर से काटेगा। तो कट डीएनए न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम टर्मिनल साइड, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड दिया है, तो न्यूक्लियोटाइड आपको पता है ना, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, वही हमारा क्या होगा, नाइट्रोजनस बेसिस हो गए, सुगर्स हो गए और फास्फेट हो गया। इनको एक साथ हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। जो हमारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन, पिरिमिडिन, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, ये हो गए। और फिर क्या होता है, हमारा पेंटोज शुगर होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, एक होता है डीऑक्सी राइबोज वाला, फिर एक फास्फेट ग्रुप होता है। इन तीनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को टर्मिनल साइड से काटने का काम करता है, या डीएनए को टर्मिनल साइड से काटने का काम करता है। एक होता है नॉर्मल इंडोन्यूक्लियस, ये डीएनए को क्या करेगा, एनी पोजीशन से, किसी भी पोजीशन से अंदर, मतलब कहाँ से, अंदर, उसके अंदर, इन मतलब अंदर, डीएनए के अंदर किसी भी पोजीशन से काटने का काम करता है। और तीसरा होता है हमारा रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या करता है कि ये कट करता है कहाँ से, स्पेसिफिक पोजीशन से, डीएनए को कहाँ से काटेगा, स्पेसिफिक पोजीशन से काटने का काम करता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। और जो हमें अब साइट मिलती है, मान लीजिए हम यहाँ पे हमारा ये डीएनए था, क्या था, डीएनए था, यहाँ से क्या किए, इसको हम काट दिए, तो हमारे ये बना कि नहीं बना, तो हमको ये साइट जो मिली है ना, इसी साइट को हम क्या बोलते हैं, स्टिकी इंड बोला जाता है, स्टिकी इंड कहा जाता है। क्या बोला जाता है, स्टिकी इंड कहा जाता है, ताकि हम जो दूसरा डीएनए इसके साथ ला के जोड़ रहे हैं, चाहे प्लाज्मिड को जोड़ रहे हैं, तो इसी स्टिकी इंड के साथ आके जुड़ सके। स्टिकी मतलब चिपचिपा सा समझिए कि होगा, ऐसे आप याद कर सकते हैं, स्टिकी मतलब चिपचिपा सा होगा, चिपकने के लिए, स्टिक करने के लिए, ठीक है ना। तो स्टिकी इंड प्राप्त होगा जिससे हम दूसरा ला के यहाँ पे जोड़ सके। अब देखिए सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स भी होती हैं, कुछ क्या होती हैं, सिंथेसाइजिंग एंजाइम, जो कि रेप्लिकेशन में मदद करती हैं, किसमें, रेप्लिकेशन में या कॉपी नंबर बनाने में। तो एक होती है हमारी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, कौन सी, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो कंप्लीमेंट्री डीएनए का सिंथेसिस डीएनए टेम्पलेट पे कराती है, किसका, जो हमारा कंप्लीमेंट्री डीएनए होगा, उसका सिंथेसिस कहाँ पे, डीएनए के स्टैंड पे ही कराती है। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का आप सिंपल सा समझ लीजिए कि जब हम रेप्लिकेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसका यूज होता है। तो रेप्लिकेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन में एक डीएनए ही क्या करता है, मतलब डीएनए खुद से डीएनए बनाता है कि नहीं बनाता है। तो डीएनए खुद से जब डीएनए बनाता है तो वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। मतलब डीएनए टेम्पलेट पे भी जो नया डीएनए बनता है, मान लो एक हमारा डीएनए टेम्पलेट था, एक हमारा डीएनए टेम्पलेट था, इसी पे क्या होता है, हमारा नया डीएनए आके जुड़ जाता है, ठीक है ना। नया डीएनए बनता है किस एंजाइम की सहायता से, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करती है, कंप्लीमेंट्री डीएनए का सिंथेसिस डीएनए टेम्पलेट पर कराती है। दूसरा होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, कौन सा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आरएनए टेम्पलेट पर कंप्लीमेंट्री डीएनए का सिंथेसिस कराती है। जो हमारी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होती है, हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं, कि नहीं, सेंट्रल डोग्मा में। सेंट्रल डोग्मा अब आप लोग को हम बताएंगे आगे चल के हम बताएंगे जब वो चैप्टर पढ़ाएंगे तो, ठीक है ना। तो सेंट्रल डोग्मा में क्या था कि डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, फिर डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। अब हमको यहाँ पे क्या देना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दिया है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यानी आरएनए से क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। तो आरएनए टेम्पलेट पे कंप्लीमेंट्री डीएनए का क्या कराती है, सिंथेसिस कराती है। आरएनए जो हमारा टेम्पलेट होता है, उसके ऊपर क्या करेगी, डीएनए का सिंथेसिस कराएगी। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड क्या करती है कि आरएनए टेम्पलेट पर कंप्लीमेंट्री डीएनए का सिंथेसिस कराती है। अब कुछ होते हैं ज्वाइनिंग एंजाइम्स। ज्वाइनिंग एंजाइम्स मतलब किस चीज़ का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं।
ज्वाइनिंग एंजाइम्स क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। इसे हम मालिकुलर ग्लू भी बोलते हैं। ज्वाइनिंग एंजाइम्स को मालिकुलर ग्लू भी कहते हैं। मालिकुलर ग्लू, ग्लू मतलब चिपकाने का काम करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। तो ज्वाइनिंग एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, मालिकुलर ग्लू भी कहते हैं। ज्वाइंट स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए और ज्वाइंट कट एंड ऑफ डीएनए फार्म फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जो हम लोग डीएनए को कट कर लिए थे ना, जो डीएनए को हम लोग कट कर लिए थे, उसको क्या करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है ये एंजाइम। मान लीजिए हम जो एक वेक्टर डीएनए ले रहे थे अपना प्लाज्मिड, और एक हम जो अपना एक डीएनए लेते, इसको लाके यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे किस चीज़ का, क्या चीज़ हम लगाएंगे, क्या चीज़ लगाएंगे, ज्वाइनिंग एंजाइम, यानी मालिकुलर ग्लू हमारा हो गया, जो कि लाइगेज होता है। कौन होता है, लाइगेज होता है। यहाँ पे देखिए लिखे नहीं है, लाइगेज हो जाता है, वो लाइगेज यहाँ पे काम करेगा, ठीक है ना। और कौन सा बांड बनाता है, फास्फोडाइएस्टर बांड, यानी किसके बीच में, फास्फेट के बीच में बनाता है, फास्फोडाइएस्टर बांड, फास्फोडाइएस्टर बांड बनाता है। अब आगे देखिए एल्कलाइन फास्फेटेज क्या होता है। एक हम और हमारा टूल हो गया एल्कलाइन फास्फेटेज। 5 प्राइम एंड से या फास्फेट ग्रुप को कट करता है और रीसर्कुलाइजेशन को चेक करता है। सिंपल सा बस याद कर लीजिए कि रीसर्कुलाइजेशन को चेक करेगा और 5 प्राइम एंड से फास्फेट ग्रुप को कट करता है। हमारा जो डीएनए होता है, 2 स्टैंड होता है डीएनए का 2 स्टैंड होता है ना, ऐसे करके, अरे सॉरी थोड़ा गलती बन गया, चलिए कोई मतलब ये होता है ना। तो 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड, फिर 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड, होता है कि नहीं होता है। तो 5 प्राइम एंड से क्या काटने का काम करता है, फास्फेट ग्रुप को काटने का काम करता है। देखिए हमारी जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं, उनमें कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में एनसीईआरटी में तो शायद दिया है कि नहीं, हम नहीं बता सकते अभी। इसमें से क्या कर लीजिए आप, हिंड सेकेंड को याद कर लीजिए और इको R1 को याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारी कितनी है, 5 है यहाँ पे। एक है एलू फर्स्ट, इको R1 हो गया, बैम H1 हो गया, साल फर्स्ट हो गया, हिंद सेकेंड हो गया, ठीक है ना। तो एलू फर्स्ट, इको R1, बैम H1, साल फर्स्ट और हिंद सेकेंड। और इसका सोर्स कहाँ है, मतलब कहाँ कहाँ से इसको निकाला जाता है। देखिए एलू फर्स्ट हो गया, उसको आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटस से निकाला जाता है। इसके लिए हम रिकॉग्निशन साइट क्या लेते हैं, 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड से AGCT, उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। ए से कौन जुड़ेगा, T, जी से कौन जुड़ेगा, C, मतलब एडेनिन से थायमिन, ग्वानिन से साइटोसिन, साइटोसिन से ग्वानिन और थायमिन से एडेनिन। जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है, एडेनिन से थायमिन जुड़ता है, तो एडेनिन से थायमिन जुड़ जाएगा, ग्वानिन से साइटोसिन, साइटोसिन से ग्वानिन और थायमिन से एडेनिन, ठीक है ना। तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा। हिंद सेकेंड का एक याद कर लीजिए, 5 प्राइम से GTC GSC, ऐसे करके GTC GSC। और इको R1 का क्या होता है, GAATTC, यानी ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन और साइटोसिन। तो GAATTC आप इसको याद कर लीजिए इको R1 का, और हिंद सेकेंड का याद कर लीजिए GTC और GAC, बस इनका याद कर लीजिए, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, यह वह कम्प्लीमेंट्री डीएनए का सीक्वेंस होता है जिसे 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड के डायरेक्शन में पढ़ा जाता है। जैसे हम लोग डीएनए बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, तो एडेनिन के सामने ग्वानिन, एडेनिन के सामने कौन रहेगा, थायमिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने थायमिन, थायमिन के सामने मतलब साइटोसिन के सामने ग्वानिन, थायमिन के सामने एडेनिन, होता है ना। तो वही होता है पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस हमारा। वही क्या होता है, पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। तो देखिए पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, यह वह कम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस होता है जिसे हम 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड तक पढ़ा जाता है। देखिए 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड तक पढ़िए। देखिए GAATTC किसका हम लिए हैं, हम किसका लिए हैं, पीछे आपको हम बताए हैं किसका है, GAATTC, इको R1 का है ना, इको R1 का, यही है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा एकदम। GAATTC, ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन। ग्वानिन से कौन जुड़ेगा, साइटोसिन, एडेनिन से कौन जुड़ेगा, थायमिन। देखिए यहाँ पे ट्रिपल बांड होता है, यहाँ पे शायद डबल बांड होता है, यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बांड होगा, यहाँ पे भी डबल हाइड्रोजन, यहाँ पे भी डबल हाइड्रोजन, यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बांड होगा, ठीक है ना। तो देखिए दिस सीक्वेंस एक्ट एज रिकॉग्निशन साइट पर रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस, या क्यों किसके रूप में काम करता है, कैसे एक्ट करता है, रिकॉग्निशन साइट के लिए, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के लिए। अब देखिए कंप्लीमेंट्री डीएनए को mRNA द्वारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स का यूज करके बनाया जाता है। जो हमारा कम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है या cDNA जिसको बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री डीएनए को हम शार्ट में क्या बोलते हैं, cDNA बोलते हैं। उसको mRNA के द्वारा, किसके द्वारा बनाया जाता है, mRNA के द्वारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करके बनाते हैं। अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज किया जाता है RNA टेम्पलेट पे डीएनए बनाने में। तो वही चीज़ सेम यहाँ पे भी लिखा है, जो हमारा डीएनए हो गया, कम्प्लीमेंट्री डीएनए होगा, उसको mRNA के द्वारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करके बनाया जाता है। अब देखिए क्लोनिंग वेक्टर एक था हमारा, क्लोनिंग वेक्टर था ना, तो अब देख लेते हैं, आप डिटेल में देखेंगे क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं। तो यह वह स्मॉल और सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है सेल्फ रेप्लिकेटिंग,
जैसे डीएनए से बनाता है, खुद को बना लेता है कि नहीं बना लेता, एक डीएनए क्या करेगा, खुद से कई सारा कॉपी नंबर बना लेगा, तो सेल्फ से बना रहा है। तो वैसे ही हमारा क्लोनिंग वेक्टर होता है। यह क्या होता है, यह भी एक तरह का हमारा डीएनए ही है। तो यह स्मॉल और सेल्फ रिप्लिकेटिंग डीएनए होता है, जिसमें फॉरेन डीएनए को क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, जिसमें फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया जाता है। मान लीजिए बैक्टीरिया था हमारा साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। कौन था, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। इसमें क्या था, हमारा डीएनए था या प्लाज्मिड था, वो ऐसे होते हैं, सर्कुलर डीएनए होते हैं, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, हम बाहर निकालेंगे। इसको काटने के लिए हम एंजाइम्स का यूज करते हैं, हमने देख ही लिया है पीछे। मान लीजिए बैक्टीरिया है तो इसके लिए हम लाइसोजाइम का यूज कर देंगे, लाइसोजाइम काट लिए, अब इसमें से डीएनए को आइसोलेट कर लिए बाहर, या इस प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लीजिए। अब देखिए प्लाज्मिड हमारा मिल गया ना, मान लीजिए प्लाज्मिड ये वाला हमारा मिला था। अब हम क्या करेंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करेंगे कि क्रोमोसोम को या मतलब डीएनए को निकालेंगे या जीन को निकालेंगे। मान लीजिए हमारे एक दूसरे डीएनए से निकाल लिए, अब इसके भी सलवाल को तोड़े होंगे किसी एंजाइम से। प्लांट होगा तो सेलुलोज से तोड़ दिए होंगे, यदि फंजाई होगा तो काइटिनेज से तोड़ दिए होंगे। उसके बाद अंदर चले गए, अब यहाँ से डीएनए को निकाल लीजिए। मान लीजिए वाला हमारा डीएनए मिला यहाँ पे कई सारा। अब इसमें से क्या करना है, हमको एक पीस चाहिए, इतना छोटा सा चाहिए ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे एंजाइम यूज करेंगे, कौन सा, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। किसका, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं। किसका, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। मान लीजिए हमको इतना छोटा मिल गया। अब इसमें जो ये प्लाज्मिड है, इसको भी क्या करना है कि इस छोटे वाले को जोड़ना है हमको इसके साथ। तो इसमें से इतना भाग हम काट लेंगे, मतलब काट लेंगे, ठीक है ना। तो इतना भाग हमारा खाली मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अब इसको भी किस एंजाइम से काटते हैं, उसी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से भी उसको भी काटते हैं, ठीक है ना। उसी सेम एंजाइम से हम इसको भी काटते हैं। काट के यहाँ पे काट लिए, तो देखिए यहाँ पे गैप मिल गया कि नहीं बना। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ले जाके यहाँ पे जोड़ देंगे। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी एक एंजाइम हमको लगती है, कौन सी एंजाइम, लाइगेज एंजाइम। कौन सी, लाइगेज एंजाइम लगती है। देखिए आगे देखिए यहाँ से हम लोग क्या किए कि एक हम क्या निकाले, प्लाज्मिड को निकाले, मतलब जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है बैक्टीरिया का, उसको हम लोग निकाल लिए। फिर यहाँ से एक दूसरे एनिमल से हम क्या किए कि उसके सेल वाल को तोड़े, उसके सेल में से क्या निकाले, डीएनए को निकाल लिए। अब उस डीएनए को काट दिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, यहाँ भी इसको काट दिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और एक यहाँ पे हमको गैप मिल गया था जिसमें हम इसको ले जाके यहाँ पे जोड़ लिए। उसके बाद हमारा ये जो बन गया, यही क्या है, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग वेक्टर बोलते हैं। जो हमारा प्लाज्मिड होता है ना, ये क्या है, प्लाज्मिड है, क्लोनिंग वेक्टर है, ठीक है ना, क्लोनिंग वेक्टर है। अब आगे देखते हैं, देखिए प्लाज्मिड तब से हम बोल रहे थे ना कि प्लाज्मिड क्या होता है, तो यहाँ पे आई गया प्लाज्मिड क्या होता है। तो यह सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और सर्कुलर डीएनए होता है। प्लाज्मिड कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब ये खुद से अपना कॉपी नंबर क्या कर सकता है, बना सकता है, खुद से अपना कॉपी नंबर बना सकता है। तो यह क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब मान लो हमारे में एक डीएनए पाया जा रहा है, अब डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा में पाया जाएगा, तो एक तरह से यही समझिए कि एक्स्ट्रा में पाया जाता है। तो प्लाज्मिड क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है, जो कुछ बैक्टीरिया और ईस्ट से निकाला जाता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे हमने एक बैक्टीरिया का नाम आपको पहले भी बता दिया है, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम बैक्टीरिया हो गया, और हमारे ईस्ट भी होते हैं इसमें। प्लाज्मिड का उपयोग क्लोनिंग वेक्टर के लिए किया जाता है। किसके रूप में, क्लोनिंग वेक्टर के रूप में किया जाता है। हम लोग पहले भी अभी देख ही रहे हैं, बार बार हम आपको ये चीज़ देखना है कि जो प्लाज्मिड का उपयोग होगा कैसे, किसके रूप में किया जाएगा, क्लोनिंग वेक्टर के रूप में किया जाएगा। किसको बनाने में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में। किसमें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में। अब देखिए प्लाज्मिड की खोज विलियम हेज ने और लेडरबर्ग ने 1952 में किया था। किसने में, 1952 ईस्वी में किया था। तो जो प्लाज्मिड की खोज था विलियम हेज और लेडरबर्ग ने 1952 में किया था। सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज होने वाला क्लोनिंग वेक्टर PBR322 है। इसका आप नाम एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए इसको। सबसे ज़्यादा मात्रा में जिस हम प्लाज्मिड का यूज करते हैं उसका नाम क्या है, PBR322, ठीक है ना। तो PBR322 इसको सबसे ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है। तो जो प्लाज्मिड की खोज विलियम हेज ने और लीडरबर्ग ने 1952 में किया था, और सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज होने वाला क्लोनिंग वेक्टर हमारा PBR322 है। अब देखिए बैक्टीरियोफेज क्या होता है, एक वायरस होता है। अब जब एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें बैक्टीरियोफेज के बारे में दिया गया है। ये क्या होता है, एक वायरस होता है जिसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। यह वायरस क्या करता है, इन्फेक्ट करता है किसको, बैक्टीरियो को। यहाँ पे देखिए बैक्टीरियोफेज मतलब फैगोसाइटोसिस, मतलब फैगोसाइटोसिस, यानी बैक्टीरिया का फैगोसाइटोसिस करेगा, उसको नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। तो यह एक वायरस होता है जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। और इस वायरस में क्या पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ये निकालना है, देखिए ये सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है ना। प्लाज्मिड इसको भी बोल देते हैं, अब देखिए TI प्लाज्मिड क्या होता है, TI प्लाज्मिड
TI मतलब ट्यूमियम, इसमें कुछ आ रहा है ना, TI ऐसे याद कर लीजिए ट्यूमियम। तो यह एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का डीएनए ही है। किसका है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का, ये भी एक डीएनए होता है। TI प्लाज्मिड क्या होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का डीएनए होता है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सेल्फ रेप्लिकेटिंग और डबल स्टैंडर्ड होता है। प्लाज्मिड इसमें आ गया ना, तो वहाँ पे आप सिंपल सा एकदम लगा दीजिए कि जब प्लाज्मिड इसमें आ गया तो इसका मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होगा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा और डबल स्टैंडर्ड होगा। डबल स्टैंड उसमें पाया जाएगा, एकदम डीएनए के जैसा, एकदम डीएनए के जैसा। और सर्कुलर हो सकता है। कैसा हो सकता है? सर्कुलर होता है। ठीक है ना, तो ये भी याद कर लीजिए कि जो TI प्लाज्मिड होता है, यह एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का डीएनए होता है, जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सेल्फ रेप्लिकेटिंग और डबल स्टैंडर्ड होता है। यह पौधों में ट्यूमर काज करता है। क्या करता है? ट्यूमर काज करता है। मतलब पौधों में क्या बनाएगा? ट्यूमर बना देगा। पौधों में क्या करेगा? ट्यूमर बना देगा। पौधों में क्या बना, मान लीजिए पौधा का टहनी था, उस पर क्या बना दिया? ट्यूमर बना देता है। फिर भी इसका उपयोग क्लोनिंग वेक्टर के रूप में किया जाता है, जिसे अनेकों प्लांट्स में ट्रांसफर किया जाता है। या प्लांट्स को क्या है? हानि पहुंचा रहा है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग हम किस रूप में करते हैं? क्लोनिंग वेक्टर के रूप में करते हैं। क्लोनिंग वेक्टर के रूप में करते हैं, यानी एक जीन को दूसरे, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से एक जीन को दूसरे जीन में ट्रांसफर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर का फीचर क्या क्या हो सकता है? जो हमारे क्लोनिंग वेक्टर थे, जो प्लाज्मिड हो जा रहा है, प्लाज्मिड है हमारा क्लोनिंग वेक्टर, जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक किसी होस्ट में, वहाँ पर एप्लीकेशन करने के लिए, तो इसका फीचर्स कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है ओरी साइट। मतलब उसमें क्या होगा? पहला ओरी साइट होगा, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वो रेप्लिकेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? रेप्लिकेशन कर रहा है ना, तो रेप्लिकेशन या स्टार्ट होता होगा तो किसी पॉइंट से स्टार्ट होता होगा। किसी पॉइंट से क्या होता होगा? रेप्लिकेशन हमारा स्टार्ट होता होगा वहाँ पे। ठीक है ना, तो ओरी साइट का काम करता है। तो मतलब ओरी साइट होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट जिसे बोलते हैं। दूसरा होता है सिलेक्टेबल मार्कर। क्या होता है? सिलेक्टेबल मार्कर। और सिलेक्टेबल मार्कर क्या करेगा? ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करता है। और एक होता है क्लोनिंग साइट, जहाँ पे क्या करेगा कि वो जीन आके क्लोन करेगा। क्या करेगा? वो जीन उस प्लाज्मिड के साथ आके क्लोन करता है। ठीक है ना, क्लोन करता है। मान लीजिए ये हमारा प्लाज्मिड था, यहाँ से क्या किया कि ये डीएनए बनाना चालू किया, तो यहाँ पे जो इसका साइट होगा ना, जहाँ से स्टार्ट कर रहा है, वही हमारा ओरी साइट हो जाएगा। सिंपल सा याद कीजिए, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, जिस पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, वही हमारा ओरी साइट हो जाएगा। सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? तो सिलेक्टेबल मार्कर क्या करता है? सिंपल सा, ये क्या करता है कि ट्रांसफॉर्मेंट होते हैं उनको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से डिवाइड करता, मतलब अलग करता है। और एक होता है क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट जहाँ पे आके वो क्या करेगा? क्लोन करेगा या फ्यूज करेगा या जुड़ेगा। देखिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओरी साइट, या वह सीक्वेंस होता है जहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। या कौन सा सीक्वेंस होता है? वह सीक्वेंस होता है, या वह पॉइंट होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओरी साइट, जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। इस साइट से जब भी कोई डीएनए पीस जुड़ता है, तो उसको उसका मतलब हास्ट में रेप्लिकेशन क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। इस साइट से जब कोई भी आके हमारा जो डीएनए जुड़ रहा है, या कोई भी जो फॉरेन जीन आके जुड़ रहा है, तो हास्ट में जाके क्या होगा? वहाँ पे रेप्लिकेशन चालू हो जाता है। तथा यह लिंक्ड डीएनए का कॉपी नंबर भी मेंटेन करता है। जो उसके साथ हम डीएनए को लिंक किए हैं ना, उसका कॉपी नंबर भी यह मेंटेन करता है। जो हमारा प्लाज्मिड है, वो क्या करेगा? जो ओरी साइट है, वो क्या करेगा कि जो हम वहाँ पे लिंक डीएनए को, जिस मतलब डीएनए को हम लिंक किए हैं, लिंक डीएनए जो है, उसके कॉपी नंबर को भी क्या करेगा? मेंटेन करेगा। अब देखते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। यह एक जीन होता है जो ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स से अलग करता है। याद कर लीजिए, सिंपल सा। अब ट्रांसफॉर्मेंट्स को किससे अलग करेगा? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स से अलग करता है। तो सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? एक जीन होता है जो ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स से अलग करता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी डीएनए पीस को हास्ट बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। कोई भी जीन हो, मान लो हमारा यहाँ पे प्लाज्मिड था, हमारा प्लाज्मिड के साथ आके यहाँ पे जोड़ दिए। अब इसको क्या किए थे कि एक होस्ट में हमने डाला था, ताकि वहाँ पे अपना रेप्लिकेशन करके कॉपी नंबर बना सके। तो जो यहाँ से हम इसके अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं ना, यही चीज़ हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। आगे देखिए, अब आते हैं क्लोनिंग साइट पे। क्लोनिंग साइट पे एक हमारा क्या होता है? क्लोनिंग साइट अभी उधर हम देखे हैं। क्लोनिंग साइट देखिए, क्लोनिंग साइट क्या होता है? तीसरा क्या था? क्लोनिंग साइट था हमारा ना। तो क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग वेक्टर जैसे हमारे कौन हो गए? प्लाज्मिड, क्वाज्मिड। प्लाज्मिड के साथ देखिए, क्वाज्मिड नहीं बताए थे आपको हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लीजिए, प्लाज्मिड होता है, क्वाज्मिड होता है, बैक होता है, यैक होता है और बैक्टीरियोफेज होता है। कौन हो जाएगा? प्लाज्मिड हो जाएगा, क्वाज्मिड हो जाएगा, बैक हो जाएगा, यैक हो जाएगा और बैक्टीरियोफेज हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्लोनिंग वेक्टर कौन कौन होते हैं? प्लाज्मिड, क्वाज्मिड, बैक, यैक और बैक्टीरियोफेज। जिस लोकेशन पर फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिस लोकेशन पे क्या करेंगे? जिस लोकेशन पे मान लीजिए ये हमारा ये क्या था? मान लो हमारा ये वेक्टर डीएनए था, इस पे आके हम किस फॉरेन जीन को इसको यहाँ पे जोड़ रहे हैं, यहाँ पे क्या किए? ऐड किए। तो जो ये पॉइंट था यहाँ पे ना, ये हमारा क्लोनिंग साइट था। ठीक है ना,
तो जिस लोकेशन पर फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है उसे क्लोनिंग साइट या रिकॉग्निशन साइट कहते हैं या कहा जाता है, रिकॉग्निशन साइट कहा जाता है। अब देखिए स्मॉल साइज ऑफ वेक्टर, मान लो जो वेक्टर है उसका साइज क्या है, बहुत स्मॉल है। क्या स्मॉल है तो इससे हमको फायदा क्या क्या हो रहा है, स्मॉल साइज यदि वेक्टर का है तो इससे हमको फायदा या नुकसान क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए वेक्टर के छोटे होने से हमें यह फायदा होता है कि हम आसानी से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में क्या कर सके, डाल सके। किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के अंदर डालना है, यदि वो छोटा होगा तो आसानी से चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। आप इसका एग्जाम्पल रिलेट कर सकते हैं, आप लोग समझदार हैं, रिलेट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो छोटा होगा वो आसानी से चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए स्मॉल साइज ऑफ वेक्टर, यदि वेक्टर के छोटे होने से हम यह फ़ायदा होता है कि वेक्टर के छोटे होने से हमें क्या फ़ायदा होता है, यह फ़ायदा होता है कि हम उसे आसानी से रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ क्या कर सकते हैं कि होस्ट में डाल सकते हैं। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की प्रेजेंस में कलर प्रोड्यूस करने के आधार पर रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट से क्या किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस मतलब वही जो कलर प्रोड्यूस करे। तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जो क्रोमोसोम या जीन है, तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की प्रेजेंस में कलर प्रोड्यूस करने के आधार पर जो रिकॉम्बिनेंट है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट से क्या किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है। जो हमारे रिकॉम्बिनेंट होते हैं या नॉन रिकॉम्बिनेंट होते हैं तो उसमें जो रिकॉम्बिनेंट होगा उनको रिकॉम्बिनेंट से क्या करेंगे, अलग करेंगे। किसके आधार पे, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की प्रेजेंस के आधार पे, ठीक है ना। तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की प्रेजेंस के आधार पे हम रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, अलग करते हैं। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कोडिंग सीक्वेंस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया ना जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया ना, उसको एंजाइम के कोडिंग सीक्वेंस से हम क्या करते हैं, यदि इंट्रोड्यूस करते हैं तब एंजाइम का इनएक्टिवेशन हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। क्या कहा जाता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहा जाता है। जब हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम जो बना रहे हैं, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं उसको हम एंजाइम के कोडिंग सीक्वेंस में क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एंजाइम के कोडिंग सीक्वेंस में क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तब एंजाइम क्या हो जाती है, एंजाइम का क्या हो जाता है, इनएक्टिवेशन हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करते हैं। देखिए इंसर्ट किए, क्या हो गया, इनएक्टिवेशन हो गया उसका, तो वही इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो गया। यहाँ से आप अर्थ निकाल लीजिए, इंसर्ट किए तो वहाँ पे क्या होगा, इनएक्टिव हो गया, इनएक्टिवेशन हो गया उसका। तो यही चीज़ हमारा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है। इसमें 2 केसेस होती हैं, शायद 2 केसेस हमको मिला नहीं कहीं पे, इसीलिए थोड़ा हमको डाउट था, इसलिए बता नहीं रहे आपको ये क्या कर लीजिएगा, एनसीईआरटी से इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हमको टाइम मिलेगा तो हम इसका 1 मिनट 2 मिनट का लेक्चर इसका डाल देंगे। अब देखिए स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय एक्शन ऑफ ई कोराई। जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन रहा है ना, जो स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय एक्शन ऑफ ई कोराई के एक्शन के द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन। देखिए ई कोराई डीएनए को जी और ए बेसिस के बीच में क्या करती है, काट देती है। क्या करती है, काट देती है। जो ई कोराई डीएनए होती है ना, वो डीएनए को किसके बेसिस पे, किसके बीच में, जी से ग्वानोसिन और एडिनोसिन के बेसिस के बीच में क्या करेगी, काट देती है, जिससे स्टिकी एंड मिलता है। मान लीजिए हमारा ये डीएनए था, यहाँ ए था, यहाँ पे क्या था, जी था, यहाँ पे टी था, यहाँ पे सी था, तो क्या करेगी, इसके बीच से काट देगी, ए और जी के बीच से क्या करेगी, काट देगी। जिससे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, यहाँ पे जी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ए जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो इंड मिल रहा है ना वही हमारा स्टिकी इंड हो जाता है, जिससे हमें स्टिकी इंड मिलता है, इससे हमारा स्टिकी मिलता है। अब देखिए फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट को स्टिकी इंड से जोड़ दिया जाता है। अब जो हमारा फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट आएगा उसको क्या करेंगे, इसी स्टिकी इंड से जोड़ देते हैं, इसी स्टिकी इंड से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनकर क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है हमारा। यहाँ पे जोड़ते हैं तो किस एंजाइम का उपयोग करते हैं, लाइगेज एंजाइम का यूज करते हैं, लाइगेज एंजाइम का यूज करते हैं। अब देखिए प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी, जो हम जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं ना, उसके लिए टेक्नोलॉजी में प्रोसेस, मतलब टेक्नोलॉजी जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसमें कौन कौन सा प्रोसेस होता है। अब देखिए आगे देखते हैं, यही प्रोसेस है सब। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम क्या लेंगे, बैक्टीरिया लेंगे, और एक हम क्या लेंगे, फॉरेन जीन फॉरेन मतलब बैक्टीरिया लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम ले लिए, कौन सा, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम ले लिए, ठीक है ना। और यहाँ से क्या कर लिए कि हम एक और बैक्टीरिया को ले लिए। इसमें से क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके सेल वॉल को तोड़ेंगे, किस एंजाइम से, लाइसोजाइम एंजाइम से। मान लीजिए यहाँ पे साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम एक बैक्टीरिया होता है, तो उसकी सेल वॉल को तोड़ने के लिए किसका उपयोग किए, लाइसोजाइम का यूज किए। सेल वॉल को तोड़ दीजिए, अंदर पहुँच जाइए। अंदर क्या पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए, जो कि हमारा प्लाज्मिड होता है, ठीक है ना। अब इस प्लाज्मिड को क्या करेंगे कि बाहर निकाल लेते हैं, निकाल लिए। अब इधर आइए, अब इस सेल में क्या करेंगे कि इसकी सेल वॉल को तोड़ेंगे, सेम काम करेंगे, इसमें से डीएनए को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। मान लीजिए ये जो डीएनए निकल रहा है सीधा तो नहीं पहले निकलता, पहले सीधा नहीं निकलता है। देखिए उसका पहला स्टेप क्या होता है, पहले डीएनए ऐसे निकलेगा, क्या करेगा, ऐसे निकलेगा। इसको सीधा करने के लिए हम क्या करते हैं कि चिल्ड इथेनॉल में, किसमें,
चिल्ड इथेनॉल, सर ठंडा इथेनॉल होता है, इथेनॉल में एक शराब होता है, समझिए, उसको शराब पिला दीजिए। यहाँ से जो डीएनए निकाला है ना उसको शराब पिला दो, क्या करो, शराब पिला दो, जिससे वो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो हमारा स्टैंड निकला है, जो हमारा एकदम उलझा हुआ था, उस पर क्या किए, उसको हम चिल्ड इथेनॉल में डाल दिए, जिससे वो क्या हो गया, सीधा हो गया, ठीक है ना। अब क्या किए, उसको सीधा कर लिया हम लोग। अब उसको क्या करेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। क्या कीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए। अब सेम काम कीजिए यहाँ पे भी, जो यहाँ पे जो प्लाज्मिन निकाले थे उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डालिए और इसको भी क्या कर दीजिए कि काट दीजिए। देखिए काटेंगे तो यहाँ पे गैप बनेगा कि नहीं बनेगा इतना। अब मान लीजिए इसी गैप का, मान लीजिए ये कितना था, 1 मिलीमीटर का था, ये 1 माइक्रोमीटर का था, तो इतना छोटा भी हमको क्या चाहिए, इतना छोटा हमको क्या चाहिए, डीएनए का फ्रेगमेंट चाहिए इस वाले का। तो इसको क्या करेंगे कि ले जाके यहाँ पे जोड़ देंगे। वहाँ पे किस एंजाइम से जोड़ेंगे, लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा, इसमें से प्लाज्मिन निकाले, इसमें से इस जीन को निकाले या डीएनए को निकाले, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट के यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग यहाँ भी करते हैं, ठीक है ना। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसी का भी यहाँ पे भी यूज करेंगे, एकदम ये याद कर लीजिए। यहाँ पे जिस हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं उसी का भी यहाँ पे भी उसी का करते हैं। अब दोनों के यहाँ पे जोड़ लिया लाइगेज एंजाइम की सहायता से, ठीक है ना। इस प्लाज्मिड से, ये क्या है हमारा प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड से जोड़ लिए। अब उसको क्या करेंगे कि होस्ट में डाल देंगे। किस में डालेंगे, होस्ट में डाल देते हैं। तो होस्ट बैक्टीरिया विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, यही हमारा रिकॉम्बिनेंट, तब से हम इसी को बना रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम तब से इसी को बना रहे हैं, ठीक है ना। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, उसको फॉरेन में डाल दिए। अब इसमें क्या करेंगे कि हम इसके अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है ना। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करेगा और इसका पॉलीमराइजेशन कराएगा, जिससे बहुत सारा कॉपी नंबर 1 से 6 बन गया कि नहीं बन गया। यहाँ पे देखिए 1 से कितना बन गया, 6 बन गया, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, इस रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट को क्या करेंगे कि डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस द्वारा, मतलब प्यूरिफिकेशन किया जाता है, इसका क्या किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है और सेपरेशन किया जाता है। तो वही, तो रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट जो बना है उसका हम डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस करेंगे, सेपरेट करेंगे और उसको प्यूरिफाई करेंगे उस प्रोडक्ट को, और उसके बाद क्या कर देंगे, मार्केट में भेज देंगे। क्या करेंगे, मार्केट में भेज देंगे, ठीक है ना, मार्केट में डिमांड के अनुसार भेज देंगे। तो ये हमारा प्रोसेस होता है। देख लीजिए एक बार ध्यान से आप लोग, देखिए क्या कर रहा है, हो गया ना। आगे चलिए, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे इको आर आई था कि नहीं, एक हमारा जो बैक्टीरिया इशरिचिया कोलाई, तो इशरिचिया कोलाई में इको आर वन है, ठीक है ना। इको आर वन होता है शायद। देखिए जो ई होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जीनस को। ई किसको, जीनस को, और जो सी ओ होता है वो स्पीसीज को। तो ये जीनस को, ये स्पीसीज को। और आर क्या होता है, स्टेन ऑफ बैक्टीरिया के स्टेन को रिप्रेजेंट करता है। तो ई क्या है, जीनस है, सी ओ क्या है, स्पीसीज है, और आर क्या है, स्टेन ऑफ बैक्टीरिया, और आई क्या है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है, क्या है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो याद कर लीजिए आप लोग, पहला जीन, दूसरा, पहले जीनस होता है फिर स्पीसीज होता है। तो यहाँ पे ई जीनस हो गया, सीओ क्या हो गया, स्पीसीज हो गया, और आर क्या हो गया, स्टेन ऑफ बैक्टीरिया। स्टेन में आर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आर से आर यहाँ पे याद कर लीजिए, स्टेन ऑफ बैक्टीरिया। और आई हो गया ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, आई समझे ना, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन हो गया। अब देख लिए, सबसे पहला हम प्रोसेस क्या करते हैं रिकॉम्बिनेंट में। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे डीएनए को हम क्या किए, यहाँ से प्लाज्मिड को बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पे डीएनए को बाहर निकाले, तो आइसोलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वही चीज़ करेंगे। तो पहला देखिए, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए। तो डीएनए को सबसे पहले अनेक एंजाइम का यूज करके एनिमल या फंजाई के प्लांट्स के सेल वॉल को तोड़कर उसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम डीएनए को डिफरेंट एनिमल्स या फंजाई या प्लांट्स के सेल वॉल को तोड़कर डिफरेंट एंजाइम का यूज करके बाहर निकाला जाता है। बैक्टीरिया का होगा तो लाइसोजाइम से निकालेंगे, फंजाई का होगा तो काइटिनेज से, और प्लांट का होगा तो सेलुलोज से। डीएनए के साथ अनेकों सब्सटेंस, बहुत सारे सब्सटेंस आ जाते हैं। हम लोग पहले भी बता दिया आपको कि प्रोटीन भी आ सकता है, वहाँ पे आरएनए भी आ सकता है और हिस्टोन भी आ सकता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो डीएनए के साथ अनेकों सब्सटेंस, जैसे हिस्टोन प्रोटीन हो गया, आरएनए भी निकल जाते हैं। इनको डाइजेस्टिव एंजाइम से क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। एक सेकेंड, देखिए डीएनए के साथ अनेकों सब्सटेंस निकल आते हैं। अशुद्धियाँ तो निकलेगी, हमको शुद्ध डीएनए चाहिए, हमको क्या चाहिए, प्योर डीएनए चाहिए, लेकिन उसके साथ अशुद्धियाँ भी निकल जाती हैं। तो इनको हम डाइजेस्टिव एंजाइम से क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और शुद्ध डीएनए को निकाल देते हैं। यदि प्रोटीन होगा तो प्रोटीएज से, आरएनए होगा तो राइबो न्यूक्लियस से, ठीक है ना। प्रोटीन को प्रोटीएज से और आरएनए होगा तो राइबो न्यूक्लियस से निकालते हैं। अब डीएनए को चिल्ड इथेनॉल में डालकर सीधा किया जाता है। नहीं बताया कि जो ये डीएनए हमारा ऐसे मिला होगा उसको हम क्या करते हैं कि चिल्ड इथेनॉल में डाल के शराब पिला देते हैं। इसमें शराब पिला दिए, जिससे बाहर अब निकालेंगे तो क्या मिलेगा, एकदम सीधा मिलेगा। अब इसको क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से अपने अनुसार काट लेंगे, ठीक है ना, और उसको प्लाज्मिड के साथ जोड़ के अलग अगले में ट्रांसफर कर देंगे। यही प्रोसेस हमको पढ़ना ही है यार पूरे चैप्टर में, कोई वो नहीं है। आगे चलते हैं अब।
आगे देखिए, इसके बाद क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड होता है। पहला तो हम देख लिए आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जब हम यहाँ पे डीएनए को निकाल रहे हैं, यहाँ पे काट रहे हैं ना, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि मान लो यहाँ पे प्लाज्मिन को काटे थे, यहाँ पे प्लाज्मिन को काटे थे, तो प्लाज्मिन को कितना चाहिए, छोटा, इतना छोटा चाहिए एकदम एग्जैक्ट। तो उसके लिए क्या किया जाता है ना कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड का यूज किया जाता है इसको सेपरेट करने के लिए। मान लो इसमें बहुत सारे, एक छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा बड़ा छोटा, मतलब ऐसे करके मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब इसमें से हमको इसके साइज का चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड का यूज करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं। हमारा डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है, जो हमारा डीएनए होता है वो क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। जो पॉजिटिव एनोड की तरफ जो हमारा डीएनए होता है वो क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। ये आपको पहले से पता होगा कि जो हमारा डीएनए होता है वो क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, जो पॉजिटिव एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है। कोई भी निगेटिव का ये गुण होता है कि पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, या कोई भी पॉजिटिव निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो वैसे ही डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है, जो कि पॉजिटिव एनोड की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। एक रोज जेल के मीडियम के ऊपर डीएनए को फ्रैगमेंट्स को रख दिया जाता है। क्या किया जाता है, एक रोज जेल के ऊपर डीएनए के फ्रैगमेंट्स को रख दिया जाता है, और उसके अपोजिट साइड पर एनोड लगाकर इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है। क्या करते हैं, उसके अपोजिट साइड पे क्या करते हैं कि एनोड लगाकर इलेक्ट्रिसिटी का क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराते हैं, ठीक है ना। और अपोजिट साइड पे एनोड लगाकर इलेक्ट्रिसिटी का को फ्लो कराते हैं। सॉरी, थोड़ा फोन आ गया था। देखिए आगे देखिए, तो देखिए क्या हुआ था कि सबसे पहले हमारा जो डीएनए होता है निगेटिवली चार्ज होता है, जो कि पॉजिटिव एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसके लिए क्या करते हैं, एगरोज जेल के मीडियम के ऊपर डीएनए के फ्रैगमेंट्स को रख दिया जाता है। सोचिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक बर्तन बना लीजिए आप, इसमें क्या कर दीजिए, एगरोज जेल को डाल दीजिए, क्या कर दीजिए, एगरोज जेल को डाल दीजिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे कि हम इधर क्या करेंगे कि गैप मतलब खाना बनाएंगे, समझिए कि यहाँ पे क्या बनाएंगे, रूम बनाएंगे, इसके अंदर डीएनए को हम डाल देंगे, क्या करेंगे, डीएनए को डाल देंगे, ठीक है ना। और इधर क्या लगा देंगे, एनोड, क्या लगा देंगे, एनोड, इधर लगा देंगे हम कैथोड, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं, बैटरी को जोड़ के समझिए। अब क्या होगा कि एनोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेगा, निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, जिससे सेगमेंट जो हमारे जो फ्रेगमेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, आगे जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम ऐसा जैसा बनाए इस हिसाब से क्या लग रहा है कि जो छोटे वाला है वो सबसे आगे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं ना। तो वही होता है, जो बड़े वाले होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और जो छोटे होते हैं वो आगे चले जाते हैं, तेजी से जाते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ होता है। अब देखिए आगे देखिए, जिससे डीएनए एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है, और सबसे छोटा वाला डीएनए सबसे तेज एनोड की तरफ भागता है। देखिए सबसे जो छोटा वाला वो सबसे आगे है कि नहीं है, तो सबसे आगे क्या होता है, भागता है। इसमें डीएनए का स्टेन के लिए इथिडियम ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। किसका, इसमें इथिडियम ब्रोमाइड का भी यूज करते हैं, किसका, इथिडियम ब्रोमाइड का भी यूज करते हैं। फिर उस पर यूवी रेज को डाला जाता है। अब इस इथिडियम ब्रोमाइड का यूज करेंगे, उसके ऊपर किसको डालेंगे, यूवी रेज को डालेंगे, जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनको डालते हैं, जिससे हमें इस डीएनए का क्या करेगा कि ऑरेंज बैंड दिखने लगता है। ऑरेंज कलर का क्या होगा, ये ऑरेंज कलर है ना, तो ऑरेंज कलर का क्या होगा कि बैंड दिखने लगता है। तो हमको पता चल जाएगा कि डीएनए कौन कितना बड़ा है, कौन छोटा है, ठीक है ना। तो यहाँ से डीएनए यहाँ पे गया, एनोड लगा दिए, छोटा वाला सबसे आगे चला गया। अब इसमें क्या करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड का भी यूज करते हैं, और उसके ऊपर यूवी रेज को डालते हैं। क्या करेंगे, यूवी रेज को डालेंगे, इसके ऊपर यूवी रेज को क्या करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे, जिससे यहाँ पे हमको ऑरेंज कलर का बैंड दिखने लगता है। अब इन बैंड को हम क्या करते हैं कि कट करके सेपरेट कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को इल्यूशन कहा जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं ना कि जो बैंड दिखता है उसी को इल्यूशन बोलते हैं, लेकिन नहीं, इल्यूजन मतलब आप लोगों को इल्यूजन लगता होगा कि इल्यूजन मतलब होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो इल्यूजन होता है ना, कटने को, जो काट के यहाँ से निकाल रहे हैं, वैसी चीज़ को क्या बोलते हैं, इल्यूजन कहते हैं। अब हम इन डीएनए सेगमेंट का यूज रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने में करेंगे। अब इस डीएनए सेगमेंट का यूज किस में करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी जो प्लाज्मिड हम बना के रखे हैं उस प्लाज्मिड के साथ जोड़ने में इसका यूज करेंगे। किसमें, प्लाज्मिड के साथ जोड़ने में इसका यूज करेंगे। अब देखिए दूसरा तो हमारा कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन, फिर वही प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं। जो डीएनए हम प्योरीफाई करके निकाल लिए हैं, जो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम क्या किए, डीएनए को प्योरीफाई करके निकाल लिए हैं ना, उसे अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे। किससे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे, ठीक है ना। काट के हम क्या करेंगे, इसे सेगमेंट निकाल लेंगे। अब देखिए तीसरा होता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। हम क्या करते हैं, पीसीआर में जज का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज में क्या आ रहा है, पॉलीमराइजेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक तरह समझिए तो पॉलीमराइजेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पॉलीमराइजेशन मतलब क्या होता है, बहुत सारा कॉपी नंबर बनाना, तो वही चीज़। तो हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं, एम्प्लीफिकेशन मतलब बहुत सारा कॉपी नंबर बनाते हैं। जो यहाँ पे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाल लिए थे ना, इसका क्या करेंगे कि बहुत सारा कॉपी नंबर बनाएंगे। मतलब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट के हम डीएनए को जो निकाल लेते हैं उसका हम बहुत सारा कॉपी नंबर बनाते हैं। देखिए एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है,
जो डीएनए हम निकाले थे काट के, वही होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो उसका हम क्या करेंगे, एम्प्लीफिकेशन करते हैं पीसीआर मेथड का यूज करके। तो विट्रो में डीएनए का बहुत सारा कॉपी नंबर बनाना है। देखिए विट्रो मतलब विट्रो मतलब बाहर, विट्रो मतलब ऑर्गेनिज्म सेल के बाहर, हम सेल में अभी नहीं डाला है, हॉस्ट में नहीं डाला है, विट्रो में। इस प्रक्रिया में पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज किया जाता है। देखिए पीसीआर आप लोगों ने सुना होगा, पीसीआर का यूज हम एचआईवी डिटेक्शन में भी करते हैं, रोगों को पता करने में, ठीक है ना। तो इसका इस प्रक्रिया में पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज किया जाता है। पीसीआर जो होता है हमारा, उसमें तीन स्टेप होता है पीसीआर में। पहला होता है डीनेचुरेशन, दूसरा होता है एनिलिंग और तीसरा होता है एक्सटेंशन। तो पहला देखिए डीनेचुरेशन, जो हमारा टारगेट डीएनए होगा उसको हम 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं ना, और उसका अलग अलग 2 स्टैंड को सेपरेट कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा जो डीएनए था उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और इस सेपरेट को हम क्या करेंगे, अलग अलग निकाल देंगे, अलग अलग क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो पहला होगा डीनेचुरेशन, उसको हम डीनेचर कर दो, उसके नेचर से मतलब डीनेचर कर दो, जो उसका पहले वाला नेचर है वैसा ना रह जाए, तो डीनेचुरेशन कराते हैं। जो टारगेट डीएनए होता है उसको 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और उसके 2 स्टैंड को सेपरेट कर लिया जाता है। दूसरा होता है एनिलिंग। एनिलिंग कितना पे होता है, 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो सिंगल डीएनए स्टैंड को 2 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर एक दूसरे से क्या करते हैं, एनील करते हैं। क्या करते हैं, एनील करते हैं। एक सेकंड, कैमरा हिल गया था हमारा। चलिए देखिए, तो डीनेचुरेशन किए मतलब क्या किए, 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, 2 डीएनए स्टैंड को क्या कर लिए, सेपरेट कर लिए। जब हम 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो डीएनए क्या होगा, डीनेचर हो जाएगा और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो उसके लिए हम एनिलिंग मेथड का यूज करते हैं। एनिलिंग मतलब क्या करते हैं, तो उसको 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठंडा करते हैं। क्या करते हैं, 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। आप इतना याद कर लीजिए। तो सिंगल डीएनए स्टैंड पर 2 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर एक दूसरे से क्या करते हैं, एनिलिंग करते हैं, और जो यहाँ पे डीएनए निकाला तो उसको यहाँ पे क्या किए, 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठंडा किए। तो इसमें डायरेक्ट आप इसको ना याद करके आप यही याद कर लीजिए ना, कि जो हम डीनेचुरेशन प्रोसेस कर रहे हैं, जो टारगेट डीएनए था उसको 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम गर्म कर रहे हैं, और डबल स्टैंडर्ड जो 2 स्टैंड को अलग अलग कर रहे हैं उसको हम दूसरे प्रोसेस में क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, ठीक है ना। अब तीसरा हो जाता है एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स। अब इसको तो पढ़ ही लीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं देखेंगे तो ये नहीं समझ में आएगा। तो देखिए एनिलिंग में क्या होता है कि जो 2 स्टैंड को हम अलग अलग किए थे, तो उसमें जो एक सिंगल स्टैंड होगा ना, उस पर 2 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर का क्या करेंगे, एनियल करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर, इसमें टैग पॉलीमरेज का यूज किया जाता है। टैग पॉलीमरेज एक हिस्ट स्टेबल और थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज होता है। क्या होता है, पॉलीमरेज होता है जिसे थर्मोसेक्यूटिका बैक्टीरिया द्वारा आइसोलेट किया जाता है। क्या किया जाता है, थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया, मतलब हीट से स्टेबल। थर्मस जो होता है हमारा, जो थर्मस होता है वो क्या करता है, हीट को स्टेबल रखता है, मतलब हीट को बाहर जाने नहीं देता है, अंदर आने नहीं देता है, ठीक है ना। तो इसमें किसका उपयोग करते हैं, टैग पॉलीमरेज एक क्या होता है, एंजाइम होती है जिसे हम थर्मोस्टेबल, मतलब एक बैक्टीरिया होता है उससे हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर, इसमें टैग पॉलीमरेज का यूज किया जाता है। टैग पॉलीमरेज एक हीट स्टेबल या थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज होता है जिसे थर्मोसेक्यूटिकस बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया था हमारा, थर्मोसेक्यूटिकस बैक्टीरिया, उसी से क्या किया जाता है कि आइसोलेट किया जाता है। अब देखिए हमारा लास्ट आ जाता है लाइगेशन। देखिए लाइगेशन क्या होता है, मतलब लाइगेज एंजाइम का यूज करके प्लाज्मिड और फॉरेन डीएनए को, अब जो हम पहले प्रोसेस कर लिए हैं, जो बैक्टीरिया पहले क्या किए कि बैक्टीरिया से डीएनए को निकाले, फिर साल्मोनेला टाइफिमेरियम से प्लाज्मिड को निकाले। अब जो हमारा जो निकल गया था जीन, उसको क्या किए कि उसका एम्प्लीफिकेशन कराए, बहुत सारा कॉपी नंबर बनाए, फिर पीसीआर मेथड का यूज किए वहाँ पे बहुत सारा कॉपी नंबर बनाने के लिए। तो पीसीआर में 3 चीज़ का यूज किए, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। तो इसमें क्या होता है कि ऑर्डर पूछ देता है, मतलब कौन पहले होता है। तो इससे आप याद कर सकते हैं DAE, डाई से आप याद कर लीजिए, जो गांव में होती है ना दाई हमारी, उससे याद कर लीजिए, दाई। डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और इंटेक्शन, इससे आपको मिल जाएगा कि पीसीआर जो मेथड होता है, उसमें सबसे पहले कौन होता है, तो सबसे पहले कौन होगा, डीनेचुरेशन होगा 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एनिलिंग होगा कितने पे, 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और एक्सटेंशन किसके उपस्थिति में होता है, टैग पॉलीमरेज, जो कि थर्मोसेक्यूटिकस बैक्टीरिया से निकाला जाता है, ठीक है ना। तो लाइगेशन मतलब लाइगेशन में लाइगेज एंजाइम का यूज करके हम क्या करते हैं कि उस फॉरेन डीएनए को और प्लाज्मिड को एक साथ जोड़ते हैं, जिससे हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनकर तैयार हो जाता है। अब क्या करेंगे कि जोड़ दिए, तो अब इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे किसमें, होस्ट में।
ट्रांसफ़र करेंगे किसमें, होस्ट में। तो ट्रांसफ़र ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है उसको हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं, होस्ट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, तो बने हुए रिकॉम्बिनेंट को होस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जहाँ पर मल्टीपल कॉपी बनाता है। अब चौथा हो जाएगा, छठवां हो जाएगा, छठवां ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब उसमें क्या करेगा, एक खूब रिप्लिकेट करेगा होस्ट में और बहुत सारा कॉपी नंबर बनाएगा। अब बने हुए हम उनको क्या करेंगे, कॉपीज को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना, और उसको कमर्शियलाइजेशन कर मतलब भेज देंगे मार्केट में, चाहे दूसरे हॉस्पिटल में हो गया, चाहे दूसरी टेक्नोलॉजी मतलब जो हमारी लाइब्रेरी जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, लैब बोलते हैं, लैब में भेज देते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसको हमको लार्ज अमाउंट में बनाना है, लार्ज स्केल पे बनाना है, किस में बनाना है, लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रियल पे बनाना है, इंडस्ट्री मतलब लेवल पे बनाना है। तो इसके लिए हम लार्ज अमाउंट में बनाने के लिए बायोरिएक्टर का यूज करते हैं, किसका, बायोरिएक्टर का। जैसे हम शराब बनाने के लिए यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, बायोरिएक्टर्स का यूज, शराब बनाने के लिए, इथेनॉल बनाने के लिए बायोरिएक्टर्स का यूज करते हैं, वैसे ही इनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बायोरिएक्टर्स का यूज करते हैं, जो कि एक लार्ज वेसल्स होते हैं। अब इनको मार्केट में सेल के लिए भेज दिया जाता है या यूज के लिए भेज दिया जाता है। तो ये था हमारा पहला चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हम लोग सिंपल सा 5 स्टेप पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े। पहले क्या करेंगे कि बैक्टीरिया के सेल वॉल को फाड़ेंगे, डीएनए को निकालेंगे और उसको काटेंगे और प्लाज्मिड के साथ जोड़ेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, उसके बाद उसको होस्ट में डाल के रेप्लिकेट करा देंगे, बहुत सारा कॉपी नंबर बन जाएगा और उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल के बायोरिएक्टर्स में लार्ज अमाउंट में बना देंगे और फिर मार्केट में भेज देंगे। इतना ही तो प्रोसेस हम पूरे इस चैप्टर में पढ़े हैं। तो कोई ये कठिन चैप्टर नहीं है, बस याद करने वाला चीज़ है। थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, आधे से 1 घंटे इस लेक्चर को आप बस 2 बार देख लीजिए और एक बार अपने से रीडिंग मार दीजिएगा, एकदम याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दो, और नए हो तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो। क्या करना है, आपकी मर्जी, करो या ना करो, आपकी वो तो आपके ऊपर है। चलिए ठीक है बच्चों, बाय, गुड नाइट, जब भी आप देख रहे हो।